दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका भाई धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। दोस्तों आज ऐसे महान शख्सियत जिन्होंने इस देश के साथ साथ दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों के अंदर उम्मीद की किरण जलाई, उनको ज़िंदगी में आगे जीने का मकसद दिया, जिन्होंने भारत को एक महान संविधान दिया, जिन्होंने इस देश की महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी का सम्मान दिया, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए न जाने कितना त्याग, परिश्रम, कितना अपमान, कितनी बेइज्जती सही। ऐसे महान शख्सियत आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। मैं उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनके चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर को देखने का, सोचने का, समझने का नज़रिया आपका अलग अलग हो सकता है। आप उनसे नफ़रत भी कर सकते हैं, आप उनसे मोहब्बत भी कर सकते हैं, आप उनसे सीख भी सकते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि ऐसी क्या बात है डॉक्टर अंबेडकर में, डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कौन सा काम किया जिनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आज उनकी प्रासंगिकता भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। भले ही आप डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करते हो, नफरत करने का कोई कारण तो नहीं है, लेकिन हो सकता है गलत जानकारियों की वजह से या आपको उनके बारे में गलत बताया गया हो, समझाया गया हो, तो आप उनसे नफ़रत रखते हो। जैसे उनसे नफ़रत का इस देश के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में SC ST OBC को आरक्षण दे दिया। आरक्षण के पीछे बहुत से तर्क दिए जाते हैं कि आरक्षण से प्रतिभा छीन हो गई, आरक्षण से मेहनत करने वाले लोगों को मौका नहीं मिला। ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी, इस पे मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन मेरे उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। दोस्तों, मैं दुनिया की बात नहीं करता हूँ। मैंने जो महसूस किया, मेरे जीवन में जो बदला, मैंने जो डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष से, उनके संविधान की बदौलत, उनके बताए हुए रास्ते पे चल के जो मैंने हासिल किया, बस वही बात मैं आपसे करूँगा। हजारों वीडियो डॉक्टर अंबेडकर के नाम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हर आदमी उनके अलग अलग कामों के बारे में आपको अलग अलग तरीके से बताएगा। लेकिन दोस्तों, मैं अगर आज अपने जीवन में अगर थोड़ी बहुत भी एक दो कदम चल पाया हूँ और एक दो कदम आगे चलकर कुछ हासिल करने का, कुछ बदलने का प्रयास अगर कर रहा हूँ, तो उसका एक ही कारण है, उसका एक ही श्रेय है जो बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है।
दोस्तों, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इतना सुंदर संविधान न दिया होता, डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर धीरेन्द्र वर्मा को समानता का अधिकार न दिया होता, धीरेन्द्र वर्मा को अगर अपनी बात रखने का अधिकार न दिया होता, धीरेन्द्र वर्मा को अगर पार्टी बनाने का अधिकार न दिया होता, चुनाव लड़ने का अधिकार न दिया होता, तो शायद आज धीरेन्द्र वर्मा भी कहीं जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर होता। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं राजनीति में आया तो राजनीति में मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक किसी को राजनीति पता भी नहीं थी कि राजनीति होती क्या है। मैं एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ। हमारे घर में सब मज़दूर किसान लोग हैं जो मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। लेकिन दोस्तों, आज कोई एमपी का बेटा होता है, कोई एमएलए का बेटा होता है, कोई मंत्री का बेटा होता है, तो वो राजनीति में आता है कि मेरे पिताजी राजनीति में थे, मैं भी एमपी बनूंगा, एमएलए बनूंगा। उनकी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, लेकिन मेरे परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। न राजनीति में हम ये सोच के आए थे। आपको हकीकत बताऊं तो 2003 और 4 में जब मेरा मन समाज की तरफ घूमा और मुड़ा, तो मुझे पता भी नहीं था कि एमपी का काम क्या होता है, एमएलए का काम क्या होता है। सिर्फ ये सोच के मैं राजनीति में आया था कि लोगों की मदद करना है, लोगों के जीवन को आसान बनाना है। क्योंकि मेरे घर में भी जो परेशानियां थी, उन परेशानियों को महसूस करता था मैं। कभी तेल नहीं है तो कभी चावल नहीं है, तो कभी दाल नहीं है, तो कभी नमक नहीं है, तो कभी रूम का किराया नहीं है, तो कभी कपड़े लाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो उस समय जो तकलीफ एक अंदर होती थी, उस तकलीफ ने, उस परेशानी ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। और आप जानते हैं कि अगर आपके घर में कोई समस्या होती है, आपके घर में राशन नहीं है, आपके घर में तेल नहीं है, आपको अपने माँ बाप को कहीं दिखाना है, आपके लिए दवा डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसा नहीं है, तो अगर बेटा कमाने वाला नहीं है और माँ बाप कमाते हैं, उनकी इनकम इतनी नहीं है कि इन ज़रूरतों को पूरी किया जा सके, तो वो माँ बाप अपने बच्चों के सामने अपने आप को कितना अपमानित महसूस करते हैं। जब दूसरों के बच्चे गाड़ियों में बैठ के जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, त्योहारों पर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ उनके घर में आती हैं, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये सब नहीं कर पाता है, उस माँ बाप को अपने बच्चों के सामने नज़र उठाने में कितनी तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ को मैंने महसूस किया। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे घर में कितनी भी परेशानियाँ, चुनौतियाँ रही हों, हमने अपने माँ बाप को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि आपकी वजह से मेरे पास कपड़े नहीं हैं, आपने पैसे नहीं दिए तो मेरे पास चप्पल नहीं है। मैंने अपने आपको जैसी भी परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों में अपने माँ बाप के सामने अपने को खुश दिखाने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, इस एक
दर्द ने मुझे इस तरफ ढकेल दिया कि इस परेशानी का समाधान कैसे हो सके। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं मिडिल क्लास का जो आदमी होता है ना, उसकी ज़िंदगी बहुत बदतर होती है। वो ना किसी से कह सकता है, ना किसी से मांग सकता है। अगर इस देश में सबसे चुनौतीपूर्ण ज़िंदगी अगर कोई जी रहा है तो वो मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जी रहा है। दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने मिलके, जब मैं इधर आया तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम करना है कि हर घर, मेरा एक ही मकसद था, मैं हर परिवार में खुशी देखना चाहता था। मुझे जाति पाति धर्म पार्टी ये सब कुछ पता नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वोट भी जाति के हिसाब से पड़ता है, वोट भी पार्टी के हिसाब से पड़ता है। लेकिन अब इस समस्या को दूर करने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पैसा मेरे पास था नहीं कि मैं जाके कोई 10 20 50 लोगों की मदद कर सकूं, क्योंकि मैं तो खुद फटे हाल था। मेरे तो खुद के घर में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, आर्थिक चुनौतियां थीं। फिर मैंने जब बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा बुद्ध, इनको पढ़ा तो मुझे, जो लोग मुझे बाजार में एक तरीके के दिखाई पड़ते थे, वो लोग मुझे अलग अलग चेहरे में नज़र आना शुरू हो गए। ये फला जाति का है, ये फला जाति का है, ये फला पार्टी का है, ये फला पार्टी का है। तब मुझे महसूस हुआ ये तो बिखरी हुई भीड़ है। यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ सब अपनी जाति में, अपने धर्म में, अपने पार्टियों में बटे हुए लोग हैं। फिर मैंने सोचा दोस्तों कि अगर जो मैंने महसूस किया है, अगर उसको, जो मैं करना चाहता हूँ, अगर उसे करना है तो मुझे कहीं ना कहीं राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा। राजनीति का सहारा लेने के लिए मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के नाम पे मैंने केवल एक बहुजन समाज पार्टी ही ज्वाइन की। बाकी मैं कांग्रेस के, बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के तमाम दल के लोगों के संपर्क में आया, उनके साथ रहा, चीज़ों को सीखा, समझा। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, आज वो इस दुनिया में है भी नहीं। हमारे मिलने वाले थे, वो कांग्रेस पार्टी से कई वर्षों से टिकट मांग रहे थे। उन्होंने बहुत पैसा भी खर्च किया, बहुत सोशल काम भी किए, लेकिन उनको कभी टिकट नहीं मिला। दोस्तों, एक बार की बात है, 2012 का चुनाव हो रहा था। 2012 के विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले थे। हम लोग लखनऊ में बैठे थे और जो हमारे साथी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे वो भी हम लोगों के पास ही बैठे थे। और उसी दिन कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई और उस लिस्ट में उनका नाम नहीं था। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, वो आदमी वहीं मूर्छित होके गिर गया, उसको चक्कर आ गया। हम लोगों ने तुरंत पानी उसके मुंह पे डाला, उनके मुंह पे डाला, उनको ढांढस बंधाया। हमने कहा कोई बात नहीं, इस बार नहीं, आपको अगली बार मिल जाएगी।
उस दिन मुझे डॉक्टर अंबेडकर की एक बात याद आई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कई भाषणों में इस बात का जिक्र किया था कि अगर आप मांगने वाले बने रहोगे तो आपको कभी मिलने वाला नहीं है। केवल किसी की दया पर अगर आपको मिल गया तो आपका भाग्य है, वरना जीवन भर आप मांगते ही रहोगे। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि अगर जीवन में आपको कुछ हासिल करना है तो आपको मांगने वाले से देना वाला बनना पड़ेगा। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपने अंदर वो ताकत पैदा करनी पड़ेगी कि आप चीज़ों को अपने हाथों से लीड कर सकें, अपने बुद्धि विवेक से अपने हाथों से देश की प्रदेश की राजनीति का एजेंडा सेट कर सकें। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी दिन मैंने ये तय कर लिया था कि मैं कभी किसी पार्टी से कुछ मांगूंगा नहीं। और मेरा ये अनुभव भी हो गया था कि पार्टियों में टिकट कैसे मिलता है। पार्टियां टिकट केवल अपने सुविधा के अनुसार देती हैं। ना उनको पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, ना उनको ईमानदार आदमी चाहिए, ना उनको इज्जतदार आदमी चाहिए, ना उनको अच्छी सोच रखने वाला आदमी चाहिए। बस उनको वही आदमी चाहिए जो उनके जातीय समीकरण में फिट होता हो, जो उनके जीतने वाले समीकरण में फिट होता हो। वो चाहे जितना चोर हो, चाहे जितना बेईमान हो, चाहे जितना लुच्चा लफंगा हो, उस दो कौड़ी के आदमी के सामने ये पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, मान, सम्मान, ईमानदारी पैरों में पड़ के धूल चाटती हैं। कोई मतलब नहीं होता है। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि करेंगे तो जीवन में राजनीति करेंगे, लेकिन इस देश की प्रदेश की राजनीति का एजेंडा भी हम सेट करेंगे और टिकट भी हम अपने हाथ से बांटेंगे। दोस्तों, ये सफ़र 2003 से चला। सीखते सीखते, पढ़ते पढ़ते, ठोकर खाते खाते 2020 और 21 तक ये लड़ाई चलती रही। और इन 8-9 सालों में मैंने केवल राजनीतिक पार्टियों को अंदर से देखा है, अंदर से। आज आप यकीन नहीं मानोगे कि जब प्रदेश में विधानसभा का, किसी प्रदेश में लोकसभा का जब चुनाव आता है, एक एक सीट पर 10-10, 15-15 लोग टिकट मांगते हैं। और मुझे पता होता है कि टिकट किस आधार पर मिलता है, और जो लोग उस समीकरण में सेट नहीं होते हैं उनके ऊपर मुझे तरस आता है कि ये बेचारे कितने भोले भाले लोग हैं। इनको कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कैसे रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे इनको पैसा ऐंठा जा रहा है, कैसे इनसे पैर पकड़वाया जा रहा है, कैसे इनसे जिंदाबाद मुर्दाबाद कराया जा रहा है। दोस्तों, आते आते 2022 आ गई और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की वजह से मुझे पार्टी बनाने का मौका मिला और मैंने उम्मीद पार्टी बनाई। दोस्तों, आज मेरी कोई सफलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सफलता आपके संघर्ष से नहीं तौली जाती है। आपकी सफलता
आपके चुनाव जीतने से, आपके सफल होने से उसका आकलन किया जाता है। मेरा जो 10 साल, 12 साल, 13 साल का जो संघर्ष है, जो मेहनत है, जो तपस्या है, लोगों की नज़रों में उसका कोई अचीवमेंट नहीं है। जब तक मैं चुनाव न जीत जाऊं। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैंने पार्टी बनाई तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे सीखने को मिली जो पार्टी बनाने से पहले मुझे पता ही नहीं थी। अब आज मैं टिकट बांटने के बारे में सोचता हूँ। आज मैं चीफ मिनिस्टर कैसे बनना है, अपने एमपी एमएलए कैसे जिताना है, जनता को उनके मुद्दे कैसे समझाने हैं, आज मैं इन बारे में सोचता हूँ। और पहले मैं इस बारे में सोचता था कि टिकट कैसे लोगों को मिलता है, चुनाव कैसे जीतते हैं, एमएलए बनने के बाद क्या होता है, एमपी बनने के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप आगे बढ़ते जाते हैं अपने काम में, तो आपको नई नई चीज़ें, नए नए अनुभव आपको जीवन में मिलना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, आज आपको मुझे ये कहते हुए कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। आप जानते हैं, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली। लेकिन लोग जो हैं उस चुनाव को उनके देखने का नज़रिया दूसरा है कि धीरेन्द्र वर्मा चुनाव लड़ा, हार गया। मेरा नज़रिया है कि मैंने पार्टी बनाई है, अब इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, आगे बढ़ने की लड़ाई तय हो चुकी है। तो इसलिए मुझे न जीत का गम है, न जीत की खुशी, न हार जीत से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अब इस साइकिल को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, अब मेरा, आपको मैं कहता हूँ कि मुझे चुनाव जीतने हारने में, लड़ने में मुझे कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं आता, कोई ध्यान ही नहीं आता है। मुझे तो बस ये ध्यान में रहता है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब मुझे लगता है चुनाव जीतना तो चुटकी का खेल है। जब आपकी पार्टी बड़ी हो जाएगी, लोग आपकी बातों पर, आपके विचारधारा पे विचार करना शुरू कर देंगे, तो आपका चुनाव जीतना बहुत आसान हो जाता है। फिर आप चुटकियों में चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, यही कुछ आज बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कुछ अपने दिल की बातें आप लोगों से, कुछ अपने पुराने अनुभव आप लोगों से साझा करना चाहता था, क्योंकि बहुत से युवा राजनीति में आना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई युवा राजनीति में आए तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए आए। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई युवा राजनीति में आए तो केवल वो जिंदगी भर धक्के खाते हुए अपना जीवन ख़त्म कर दे। मैं चाहता हूं कि अगर कोई युवा राजनीति में आए तो वो चीज़ों को समझे और चीज़ों को समझ के जीवन में आगे बढ़े। वो जिस मकसद से राजनीति में आया है उस मकसद में वो सफल हो सके। तो तमाम से युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं आएंगे। मेरे छोटे से अनुभव को शायद मेरी कोई बात जीवन में उनके काम आ जाए, तो मेरा ये आप लोगों को बताना शायद सफल हो जाए। और साथियों, मुझे पूरा विश्वास है अपने लोगों पर, अपनी विचारधारा पर, अपनी ईमानदारी पर, अपने संघर्ष पर, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैं राजनीति को किस गुड फेथ से करता हूँ, किस सकारात्मक सोच के आधार पर करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है
कि सकारात्मक राजनीति कहीं ना कहीं जाति, धर्म और पार्टियों में उलझी हुई है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे अभिमन्यु ने चक्र तोड़ दिया था, उसी तरीके से ये पार्टी, जाति, धर्म का चक्र एक दिन मैं ज़रूर तोड़ने में सफल होऊंगा। और जो सकारात्मक राजनीति है, जो विकास की राजनीति है, जो लोगों के जीवन में खुशी लाने की राजनीति है, वो राजनीति एक दिन ज़रूर आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से सफल होगी। और हम लोगों की वजह से इस देश की राजनीति का एक एजेंडा भी सेट होगा कि राजनीति अब ऐसे नहीं, राजनीति अब ऐसे करनी पड़ेगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को सभी जो है पार्टी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा बुद्ध के इस मानवतावादी ये भाईचारे का मूवमेंट, मिशन हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।